Hello and welcome to the JK Toppers Academy Kazigund. Dear friends, my name is Yasir Bashir and I am your political science tutor. तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज, जहां हम स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे आसान भाषा में विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आज का पहला वीडियो रहेगा हमारा ऑन इंडियन पार्लियामेंट। आज का पहला वीडियो रहेगा हमारा ऑन इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वो संस्था है, वो बॉडी है, वो जगह है जहां पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट को आप लेजिस्लेचर भी बोलते हो, पार्लियामेंट को आप संसद भी बोलते हो। तो लेजिस्लेचर या आप संसद बोले या आप इंडियन पार्लियामेंट बोले, ये वो जगह है जहां पर हिंदुस्तान के कानून बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ कानून लाइक एजुकेशन एक्ट, हेल्थ एक्ट, टैक्सेस एक्ट, एयर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, ये सारे के सारे कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने बनाए हैं। फर्दर इंडियन पार्लियामेंट को समझने के लिए पहले हम देश को समझेंगे। व्हाट मेक्स ए कंट्री? देश बनने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कौन सी चीजें एक देश को बनाती है? तो हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट मेक्स ए कंट्री। व्हाट मेक्स ए कंट्री? चार चीजें एक देश को बनाती है। पहला, लैंड। एक देश के पास जमीन होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, हिंदुस्तान एक बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। हम कहते हैं इंडिया लाइज फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ टू इंडियन ओशन इन द साउथ, फ्रॉम गुजरात in the west to अरुणाचल प्रदेश in the east। दूसरी चीज, पीपल। इस देश में लोग होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी वाला देश है। तीसरी चीज, गवर्नमेंट। देश को चलाने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट। फोर्थ, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है द कंट्री इटसेल्फ शुड बी वेरी पावरफुल। देश पावरफुल होना चाहिए, देश आजाद होना चाहिए। सॉवरेनिटी दो तरह की होती है, इंटरनल सॉवरेन एंड एक्सटर्नल सॉवरेन। हम इनको समझेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। जैसे हम कहते हैं इंडिया एक सॉवरेन देश है, इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। तो इंटरनल सॉवरेन का मतलब यह होता है कि हिंदुस्तान में जो कानून बनते हैं, हिंदुस्तान में जो पॉलिसीज बनाई जाती है, या हिंदुस्तान में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, दे आर डिसाइडेड बाय द इंडियन पीपल। यह होता है इंटरनल सॉवरेन। नाउ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इसका मतलब यह होता है कि हिंदुस्तान किस देश के साथ, किस दूसरे देश के साथ तिजारत कर सकता है या किस देश के साथ अपने अच्छे संबंध बना सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। हिंदुस्तान किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। यह होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। तो हमने समझा एक देश बनने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 लैंड, सेकंड पीपल, थर्ड गवर्नमेंट एंड नंबर 4 इज सॉवरेनिटी। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया इज ए कंट्री। देखो, अभी मैंने कहा था कि एक देश को चलाने के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है। सरकार का काम होता है मुल्क को चलाना। टू रन द कंट्री
द गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स। 1 लेजिस्लेचर, जिसे आप पार्लियामेंट भी बोलते हैं, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा पार्लियामेंट इन वेरी सिंपल टर्म, पार्लियामेंट वो जगह है जहां पे हिंदुस्तान के कानून बनाए जाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा व्हाट मेक्स ए कंट्री, एक देश बनने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, 1 लैंड, सेकंड पीपल, थर्ड गवर्नमेंट एंड नंबर 4 इज द कंट्री शुड बी सॉवरेन। उसके बाद हमने समझा कि एक देश को चलाने के लिए हमें एक सरकार की जरूरत होती है, लोगों की चुनी हुई सरकार की जरूरत होती है, और यह सरकार टू रन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स। नंबर 1 लेजिस्लेचर, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसको आप संसद बोलते हैं, एंड नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। तो हमारा आज टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, लेजिस्लेचर। देखिए, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या संसद मतलब वही वो जगह जहां पे हिंदुस्तान के कानून बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव, सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि इनका काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ को लागू करना। एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को लागू करना। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है, से सपोज इसने एक एजुकेशन एक्ट बनाया, तो इसमें एक प्रोविजन है, एक्ट में एक प्रोविजन है कि हर विलेज में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव का काम होता है हर विलेज में प्राइमरी स्कूल बनाना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, लॉ को इंप्लीमेंट करना है। थर्ड ऑर्गन जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कानून को इंटरप्रेट करना, कानून को परखना। क्या ये कानून एंटी पीपल तो नहीं है, क्या ये कानून एंटी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ये काम जुडिशरी का होता है। इसीलिए जुडिशरी को हम बोलते हैं द लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी। जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, जुडिशरी में हम हाई कोर्ट्स पढ़ते हैं, और जुडिशरी में हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा पार्लियामेंट इन वेरी सिंपल टर्म, उसके बाद हमने समझा व्हाट मेक्स ए कंट्री। थर्ड, एक देश को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है, द गवर्नमेंट does this work through 3 organs. Number 1 legislature, number 2 executive and number 3 judiciary. legislative का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट वो जगह जहां पर हिंदुस्तान के कानून बनाए जाते हैं। आप सपोज कर लो पार्लियामेंट एक स्कूल की तरह है जिसके 2 कमरे हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट इसकी लोकेशन कहां पे है, दिल्ली में है। ठीक है, तो हमने समझा इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 हाउसेस, 1 लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, एंड सेकंड राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, कहां पे, दिल्ली में है। और इस साइड आप देख रहे हो ये लोकसभा है, और इस साइड आप देख रहे हो ये राज्यसभा है। अब देख लीजिए आप, जो लोकसभा है, लोकसभा में जो मेंबर चुन के जाते हैं उनको हम लोकसभा मेंबर्स बोलते हैं, और जो राज्यसभा मेंबर जाते हैं, चुन के जाते हैं, उनको हम राज्यसभा मेंबर्स बोलते हैं। लोकसभा में टोटल मेंबर्स इन लोकसभा आर 550, और राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 250। लेकिन लोकसभा की जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 543, और इसी तरह राज्यसभा की जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 245। पहला डिफरेंस जो हमने देखा बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इज दैट लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 550, और राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250।
लेकिन करंट स्ट्रेंथ वो है 543 और इन राज्यसभा वी हैव अ करंट स्ट्रेंथ ऑफ 245। दूसरी चीज, लोकसभा का जो मेंबर होता है उसको हम डायरेक्ट चुनते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इसीलिए लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है, ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको हमारे एमएलएज इलेक्ट करते हैं, उनको हमारे एमएलएज इलेक्ट करते हैं, स्टेटों के एमएलएज इलेक्ट करते हैं। इसीलिए राज्यसभा जो होता है इसको हम और एक नाम से बोलते हैं, इसको हम स्टेट्स काउंसिल भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द स्टेट्स। लेकिन लोकसभा इट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द पीपल, क्योंकि यहां पे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा मेंबर जो होता है उसको हम 5 सालों के लिए चुनते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसको हम 6 सालों के लिए चुनते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 550, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250, लेकिन करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543 और राज्यसभा में करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 243। दूसरी चीज जो हमने देखी वो ये है कि जो लोकसभा मेंबर होता है उसको हम 5 सालों के लिए चुनते हैं और जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसको हम 6 सालों के लिए चुनते हैं। ठीक है, इसका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसको हम हाउस ऑफ स्टेट्स काउंसिल भी बोलते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, लोकसभा डिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, 270 प्लस सीट जिस पार्टी को भी मिलती है इन लोकसभा, दैट हेल्प्स अस इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इन वेरी शॉर्ट कि लोकसभा डिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि कौन पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी एट द सेंटर लेवल। जैसे अब ये हमारा बीजेपी लेड गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, नंबर 4, लोकसभा जो होता है, मैंने आपसे भी कहा कि इट डिसाइड्स कि विच पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। अगर इफ टुमारो गवर्नमेंट विल फॉल या गवर्नमेंट विल कोलैप्स, तो लोकसभा जो है इसको ये भी डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए लोकसभा को हम टेम्पररी हाउस भी बोलते हैं। ऑन द अदर साइड, चूंकि राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोलैप्स भी हो जाए, फॉल भी हो जाए, इफ द गवर्नमेंट विल लूज इट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा, गवर्नमेंट विल फॉल, लेकिन राज्यसभा विल कंटिन्यू इट्स फंक्शनिंग। इसीलिए राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं या इसको हम कंटिन्यूइंग चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन, 2 क्राइटेरिया की जरूरत होती है, 2 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड नंबर 2, उसकी एज 25 ईयर की होनी चाहिए। ऑन द अदर साइड, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड नंबर 2, उसकी एज 30 ईयर की होनी चाहिए। तो अभी तक हमने समझा पार्लियामेंट, हमने समझा व्हाट मेक्स ए कंट्री, उसके बाद हमने समझा गवर्नमेंट रन्स द कंट्री थ्रू 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हम लॉ मेकिंग बॉडी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को हम लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी बोलते हैं और जुडिशरी को हम लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी बोलते हैं। उसके बाद हम आए पार्लियामेंट पे। ठीक है, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, पार्लियामेंट को हम संसद भी बोलते हैं। पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ 2 हाउसेज, 1 इज लोकसभा एंड अदर इज राज्यसभा। लोकसभा
को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250 मेंबर्स और राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250 मेंबर्स। लोकसभा का जो मेंबर होता है उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर होता है वहां पे हमारे स्टेटों के एमएलए उनको चुनते हैं, इसीलिए जो राज्यसभा होता है इट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द स्टेट। ऑन द अदर साइड जो लोकसभा होता है इट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द पीपल। उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल। इसीलिए अगर इफ टुमारो गवर्नमेंट विल कोलैप्स, गवर्नमेंट विल लूज इट्स मेजॉरिटी, तो उसके साथ लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड द टेम्पररी हाउस। ऑन द अदर साइड क्योंकि राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल, अगर इफ टुमारो गवर्नमेंट विल फॉल या गवर्नमेंट विल लूज इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा, राज्यसभा विल कंटिन्यू इट इज फंक्शनिंग। इसीलिए जो राज्यसभा होता है इसको हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा जो लोकसभा का मेंबर होता है, लोकसभा मेंबर बनने के लिए उसके दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नंबर 2 उसकी एज अबाउट 25 ईयर्स होनी चाहिए। ऑन द अदर साइड राज्यसभा मेंबर का जो क्वालिफिकेशन है ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस उसकी एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। यहां तक हुआ क्लियर? ठीक है। अब आप देख लीजिए इंडिया, ठीक है, इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। जैसे वी हैव करंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। अब किस स्टेट से कितने लोकसभा मेंबर्स चुन के जाएंगे, दैट डिसाइड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। एग्जांपल के साथ यूपी की जो पॉपुलेशन है इट्स अराउंड 12 to 13 करोड़, इसीलिए यूपी से लोकसभा 80 लोकसभा मेंबर्स चुन के जाते हैं। ऑन द अदर साइड वी हैव ए सिक्किम, इसकी आबादी यही कुछ अराउंड 50 लाख की है और यहां से सिर्फ एक लोकसभा मेंबर चुन के जाता है। इसी तरह यूटी जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन यही कुछ अराउंड 3-4 करोड़ की है और यहां से लोकसभा 8 लोकसभा एमपी चुन के जाते हैं। ऑन द अदर साइड जम्मू कश्मीर जिसकी आबादी कुछ 1.5 करोड़ की है, यहां से 5 लोकसभा मेंबर्स चुन के जाते हैं। अब राज्यसभा किस स्टेट किस यूटी से कितने राज्यसभा मेंबर्स चुन के जाएंगे वो डिपेंड करता है स्टेट के पास कितने एमएलएज है। एग्जांपल के साथ यूपी के पास 400 एमएलएज है और इस हिसाब से यूपी से अराउंड 31 राज्यसभा मेंबर्स चुन के जाते हैं। इसी तरह सिक्किम के पास 32 एमएलएज हैं और यहां से कुल एक राज्यसभा चुन के जाता है। इसी तरह यूटीज जैसे दिल्ली में 70 एमएलएज हैं और इसीलिए यहां से 3 राज्यसभा मेंबर्स चुन के जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पास 90 एमएलएज है और इसीलिए यहां से 4 राज्यसभा एमपीज चुन के जाते हैं। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि लोकसभा और राज्यसभा किस स्टेट किस यूटी से कितने लोकसभा मेंबर चुन के जाएंगे, किस स्टेट किस यूटी से कितने मेंबर्स राज्यसभा के लिए चुन के जाएंगे, ये डिपेंड करता है। लोकसभा के लिए डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द यूटी। जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से वहां से उतने ज्यादा लोकसभा मेंबर चुन के जाएंगे। यूपी के पास अराउंड 13-14 करोड़ की आबादी है और यहां से 80 लोकसभा मेंबर चुन के जाते हैं और सिक्किम की आबादी ही कुछ बिलो 50 लाख है तो यहां से सिर्फ एक लोकसभा चुन के जाता है। इसी तरह हमने यूटीज का भी देखा। राज्यसभा डिपेंड्स ऑन कि किस स्टेट के पास कितने एमएलएज हैं, ज्यादा एमएलएज होंगे तो वहां से ज्यादा राज्यसभा मेंबर चुन के जाएंगे। ठीक है, इट्स क्लियर। अब देख लीजिए आप, लोकसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है और राज्यसभा का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है। ठीक है, स्पीकर का काम क्या होता है? इन वेरी सिंपल टर्म, लोकसभा का जो भी कामकाज होता है वो कौन देखता है? स्पीकर। लोकसभा में डेकोरम मेंटेन करना,
लोकसभा में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, ये सब काम स्पीकर का होता है। अब देख, इसी तरह राज्यसभा का जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन का काम यही होता है कि राज्यसभा का जो भी कामकाज होता है वो चेयरमैन देखता है। राज्यसभा में डेकोरम मेंटेन करना, राज्यसभा में डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सब काम चेयरमैन करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पर्टिकुलरली इन जेके एसएसबी एग्जाम या जम्मू कश्मीर पीसीएस, वो ये होता है कि स्पीकर जो होता है ना वो लोकसभा का मेंबर होता है। जैसे हमारा आज का करंट लोकसभा मेंबर है ओम बिरला, वो कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो हेड होता है, वो पहले लोकसभा मेंबर होता है। लोकसभा के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर को इलेक्शन में चुनते हैं, ठीक है। इलेक्शन होता है, बाकायदा इलेक्शन होता है स्पीकर पोस्ट, ठीक है। और जनरली स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, जैसे ओम बिरला बीजेपी पार्टी का है, क्योंकि बीजेपी इज द पार्टी, बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी एट द सेंट्रल लेवल, दैट्स व्हाई स्पीकर जो होता है वो बीजेपी से है। ऑन द अदर साइड चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, तो फिर चेयरमैन कौन होता है? हिंदुस्तान का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, आई मीन करंट कौन है? सीवी राधाकृष्णन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही होता है राज्यसभा का चेयरमैन। जबकि सीवी राधाकृष्णन इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, व्हाइल स्पीकर ओम बिरला इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। जो हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसको हम इसीलिए, क्योंकि ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसीलिए हम इसको वाइस प्रेसिडेंट को एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह लोकसभा में हमारा डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर हम अच्छे से पढ़ेंगे द नेक्स्ट क्लासेस, इसमें हमारा एक सेपरेट चैप्टर भी है, लेकिन अभी के लिए इट्स एनफ। In the absence of Lok Sabha Speaker, in the absence of Speaker, we have a Deputy Speaker. Deputy Speaker का वही काम होता है जब हमारा स्पीकर एब्सेंट होता है। लेकिन 2019 से डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन होता है, लोकसभा मेंबर्स ही वोट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इलेक्शन। लेकिन 2019 से डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। बाय कन्वेंशन डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होता था, लेकिन अब 2019 से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। ऑन द अदर साइड वी हैव ए डिप्टी चेयरमैन। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, तो कामकाज कौन देखता है? तो डेकोरम कौन मेंटेन करता है इन द राज्यसभा? वो होता है डिप्टी चेयरमैन। जैसे करंटली हमारे हैं हरिवंश साहब, ही इज फ्रॉम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, ठीक है। देख लीजिए इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा लोकसभा है, यहां पे स्पीकर होता है ओम बिरला साहब स्पीकर। स्पीकर के राइट साइड में जो बेंचेस होते हैं, जहां पर रूलिंग पार्टी के मेंबर्स बैठते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बेंच। स्पीकर के लेफ्ट साइड में जो बेंचेस होते हैं उन पे अपोजिशन मेंबर्स बैठते हैं, तो ये अपोजिशन बेंच है। आप मानो जैसे रूलिंग पार्टी बीजेपी, दे विल सिट ऑन द ट्रेजरी बेंच, और अपोजिशन यानी कांग्रेस, दैट दे विल सिट ऑन अपोजिशन बेंचेस। स्पीकर के अलावा, डिप्टी स्पीकर के अलावा, वी हैव अदर टू इंपॉर्टेंट parliament functionaries. One is called leader of Lok Sabha, second is called leader of opposition. So we have other two important parliament functionaries. One is leader of Lok Sabha and other is leader of opposition. इससे पहले आप ये समझिए, प्राइम मिनिस्टर he can be a member of लोक सभा और ही कैन बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, वो वाराणसी
कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आए हैं। इससे पहले हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ही वाज ए राज्यसभा मेंबर, वो राज्यसभा के मेंबर थे। अब देख लीजिएगा यहां पे ट्रेजरी बेंच पे बीजेपी है, अपोजिशन बेंच पे कांग्रेस है। बीजेपी का जो फेस होता है, बीजेपी का जो फेस होता है इन द लोकसभा, उसी को हम बोलते हैं लीडर ऑफ लोकसभा। क्योंकि प्रधानमंत्री, प्रेजेंट प्रधानमंत्री, ही इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, इसीलिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो हमारे लीडर ऑफ लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और लीडर ऑफ अपोजिशन, ही इज द फेस ऑफ अपोजिशन बेंच, जैसे हमारे राहुल गांधी, ही इज फ्रॉम कांग्रेस। वैसे अपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज है, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी एंड सो ऑन। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन उसी अपोजिशन पार्टी का होता है जिस अपोजिशन पार्टी के पास सबसे ज्यादा लोकसभा मेंबर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 10% ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा। इन दिस केस कांग्रेस, जिनके पास 99 लोकसभा सीट्स है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो सीट है, पोस्ट है, वो कांग्रेस को मिला है। तो अभी तक हमने समझा कि लोकसभा स्पीकर होता है, स्पीकर के राइट साइड में अब ट्रेजरी बेंच, और ट्रेजरी बेंच यानी गवर्नमेंट का फेस होता है लीडर ऑफ लोकसभा। अगर प्रधानमंत्री इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, देन प्रधानमंत्री इज द लीडर ऑफ लोकसभा ऑफ बीजेपी यानी ऑफ द गवर्नमेंट। और स्पीकर के लेफ्ट साइड में अपोजिशन होता है, ठीक है, और अपोजिशन का जो फेस होता है वो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये उसी अपोजिशन पार्टी को मिलती है जिसके पास सबसे ज्यादा लोकसभा में मेंबर्स हो। इन दिस केस कांग्रेस हैज 99 मेंबर, और इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट कांग्रेस को मिला है। कल हम इन द नेक्स्ट क्लास हम समझेंगे अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन होता है सेम यही ट्रेजरी बेंच एंड अपोजिशन बेंच। वहां भी हम देखेंगे लीडर ऑफ राज्यसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। थैंक यू।